हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। रक्त का थक्का कैसे बनता है। देखिए, जब हमारी चोट लगती है तो हम देखते हैं कुछ टाइम खून बहने के बाद में खून बहना स्वतः ही रुक जाता है और इसे ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के मेनली 3 स्टेप होते हैं। इनको समझने से पहले हमने देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। और ब्लड का जो कंपोजिशन होता है मेनली उसके अंदर ठोस पार्ट भी होता है और लिक्विड पार्ट भी होता है। ठोस पार्ट के अंदर लगभग 45% ब्लड कार्पसेल्स रक्त कणिकाएं होती है और रक्त कणिकाओं के अंदर हमने पढ़ा था WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होती है जिनको हम बिंबाणु भी कहते हैं या फिर जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, वो रक्त के थक्के बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। वहीं प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो 2 सबसे बड़ी प्लाज्मा की प्रोटीन होती है, वो भी रक्त के थक्के में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है जिसको हम बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं, वो काम करती है और नेक्स्ट 2 स्टेप के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन काम करती है। तो ये मेन 3 स्टेप होने वाले हैं। अब देखिए, पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कुछ अलग सी टर्म है जो एग्जाम में अक्सर सीधी सादी पूछ ली जाती है। देखिए, जो हमारी वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां, उसके अंदर भी क्लॉटिंग होती है। मेनली 2 तरह की क्लॉटिंग होती है। देखिए यहाँ पे एक तो है थ्रोम्बस क्लॉट और दूसरा है एम्बोलस क्लॉट। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से। तो हम आपको एक एक चीज अच्छी तरह से बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, पहला है थ्रोम्बस क्लॉट। इसका मतलब है स्थिर थक्के। जब हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है वहां पे लोकलाइज्ड अगर क्लॉटिंग होती है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बस क्लॉट। जैसे अगर हमारे हार्ट है, हार्ट की जो कोरोनरी वाहिनियां होती है उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाए तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाए तो उससे हमारी बॉडी के अंदर पैरालाइसिस हो सकता है। तो ये तो था थ्रोम्बस क्लॉट। अब नेक्स्ट देखिए एम्बोलस क्लॉट। यह एक तरह से गतिशील क्लॉटिंग होती है। मतलब हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें जो क्लॉट बनते हैं, जो थक्के बनते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहकर पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, सबसे जो खतरनाक थक्का है ना वो एम्बोलस क्लॉट वाला होता है। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एम्बोलस क्लॉट है जो ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखिए, इस चीज को हम पूरा देखने से पहले आपको ये एक छोटी सी चीज और देखनी है, सीरम। सीरम किसे कहते हैं? जो प्लाज्मा होती है हमारी, ब्लड, जो खून की जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दे तो शेष पार्ट को हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। अब हम चलते हैं सीधा ब्लड क्लॉटिंग की थ्योरी के ऊपर। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? एंजाइम कैस्केड थ्योरी। इसका नाम याद रखना, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये किसने दी थी भाई? मैकफार्लाने और कोवर्कस ने दी थी। अब देखिए, इसके मेनली 3 स्टेप होते हैं। वैसे हम आपको बता दें, रक्त स्कंदन के अंदर मेनली 13 कारक काम करते हैं। इसमें से पहला कारक कौन सा होता है? थ्रोम्बोफाइब्रिनोजन पहला कारक होता है, दूसरा कारक प्रोथ्रोम्बिन होता है और तीसरा कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ये केवल आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आपको ये जो स्टेप्स है कैसे याद रखना है उसका भी हम पूरा तरीका आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आप जो स्टेप ये लिखे हुए हैं इसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए, पहले स्टेप के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया है, जब हमारे चोट लगती है तो सबसे पहले कौन काम करती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट से देखिए मिलता जुलता शब्द है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहला स्टेप यही बनने वाला है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। अब देखिए, जैसे ही हमारे चोट लगती है तो वहां के ऊतक या कोशिकाएं एक पदार्थ स्रावित करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और वहां की जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु कहते हैं, वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करते हैं। फिर ये दोनों मिलते हैं और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, जो एक तरह से सहकारक की तरह काम करता है, और साथ में प्लाज्मा में प्रोटीन होती है, उनसे क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है, इसको बनाते हैं। अब ध्यान रखना, जो पहले स्टेप के अंदर जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर उत्प्रेरक की तरह, एंजाइम की तरह काम करने वाला है। अब देखिए, दूसरा और तीसरा स्टेप,
दूसरे स्टेप के अंदर देखिए प्लाज्मा में मेनली जो पाई जाने वाली प्रोटीन हमने आपको बताई थी कौन कौन सी होती है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन, ये स्टेप बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, थ्रोम्बिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगी, थ्रोम्बिन में। अब एंजाइम कौन सा आएगा, जो पहले स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बना था वो सेकंड स्टेप में एंजाइम या उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम आ चुका है, कैल्शियम आयन उपस्थित है। लगभग जो कैल्शियम आयन है हर स्टेप में होगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, फाइब्रिन में। देखिए यहाँ पे फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो गई फाइब्रिन में, और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ रहा है वो सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बनाया है, उत्पाद बनाया है, वो थर्ड स्टेप में एंजाइम की तरह काम कर रहा है। अब देखिए लास्ट में जब फाइब्रिन बन जाती है, फाइब्रिन में क्या होता है, जो ब्लड कार्पसेल्स होती है, हमारी रक्त कणिकाएं होती है, वो फंस जाती है, और फंसने से फिर रक्त का थक्का बन जाता है। अब थक्का बनने के बावजूद भी कुछ हल्का हल्का पदार्थ पीला पीला बाहर निकलता रहता है, वो वास्तव में क्या होता है, सीरम। हमने आपको पहले बताना चाहा है कि जो सीरम होता है ना वो लास्ट में भी बाहर निकलता है, और सीरम में क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ना वो नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है वो भी हम आपको साथ में बता देते हैं, आप आसानी से इसको समझिए। सबसे पहले देखिए लास्ट स्टेप कौन सा होगा, फाइब्रिन वाला। आपको कैसे याद रखना है, मेनली तीन चीजें तो आपको याद रखनी है। एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करने वाली है, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम में आएगी, और एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन काम में आएगी। ये तीन चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब एग्जाम में क्या होता है, स्टेप मिस्टेक हो जाता है, स्टेप मिस्टेक हो जाता है कि कौन सा स्टेप ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, वही हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले जब चोट लगेगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, या जिसको हम कहते हैं, ये देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन पहला स्टेप होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्लेटलेट्स काम करेगी जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो पहला स्टेप थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला होगा। अब बचे दो स्टेप, कौन कौन से, एक तो प्रोथ्रोम्बिन वाला, एक फाइब्रिनोजन वाला। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, तो ये कंफ्यूजन हम आपकी दूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आया है फाइब्रिन। आपको बताया जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं लास्ट में क्या करते हैं, टांके लगाते हैं, फाइबर जिसको हम एक तरह से धागे वाली कोई चीज होती है तो हम बोलते हैं ना फाइबर, तो धागा लास्ट में काम में आया, मतलब फाइबर लास्ट में काम में आ रहा है। जब चोट लग रही है टांके लगाने तो लास्ट में फाइबर वाला स्टेप काम में आने वाला है। तो ध्यान रखना लास्ट स्टेप अगर फाइब्रिनोजन वाला होगा तो हमें पता लग गया, इसका मतलब सेकंड स्टेप कौन सा होगा, प्रोथ्रोम्बिन वाला होगा। अब देखिए इस दोनों स्टेप के अंदर क्या सेम है, तो यहाँ पे देखिए प्रोथ्रोम्बिन के अंदर अगर हम इस शब्द को तोड़े तो यहाँ पे बनता है प्रो और थ्रोम्बिन, इधर बनता है फाइब्रिन और ओजन। तो आपको जब प्रोडक्ट बनाना है तो इनको हटा देना है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन में से प्रो को हटा देना है, यहाँ पे थ्रोम्बिन बन गया, और उसी तरह फाइब्रिनोजन के अंदर ओजन को हटा देना है तो यहाँ पे फाइब्रिन बन गया। और वही जो फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोडक्ट होगा वो सेकंड स्टेप में एंजाइम की तरह काम करेगा। तो देखिए अब आपको ये आसानी से याद हो गया, और फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता ही है थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करेगा तो ये एंजाइम ये बन जाएगा। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो ऐसे ये तीन स्टेप्स होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।